हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बैटरी। आज हम लोग बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल सही सुने हैं, आज का टॉपिक है हमारा बैटरी। बोलो सर, बैटरी कैसा बैटरी? जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वैसा बैटरी? बिल्कुल। हम लोग अपने डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में जितने टाइप के बैटरी के बारे में जानते हैं, जितना भी बैटरी को हम लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट उन सारे बैटरीज के बारे में आपको इस चैप्टर में डिस्कस कर लेना है। उनके वर्किंग फंक्शन को आपको समझना है। बाय द वे, उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो डेनियल सेल है, और डेनियल सेल के वर्किंग फंक्शन को आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप एक काम करेंगे कि बैटरी का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बार डेनियल सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार डेनियल सेल वाले लेक्चर को देख लेंगे, उसके वर्किंग फंक्शन को समझ लेंगे। उसके बाद आप बैटरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको 100% सब कुछ क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। देखो, बैटरी हमारे पास दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। बैटरी को सेल भी बोला जाता है, आप तो जानते ही हैं, तो इसलिए हम लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल इसको नाम देते हैं। आप वैसे जानते ही हैं कि बैटरी वैसे भी दो टाइप का होता है। कैसा कैसा सर? तो एक होता है रिचार्जेबल और एक होता है नॉन रिचार्जेबल। क्लियर है ना? तो जो प्राइमरी बैटरी है, जो प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल एक तरह का नॉन रिचार्जेबल सेल है, और जो सेकेंडरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल है। क्लियर है ना? मतलब क्या? तो मतलब ये कि प्राइमरी सेल को हम एक बार यूज कर लें तो फिर उसके पोटेंशियल को हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, उस केमिकल रिएक्शन को हम दोबारा उस सेल में नहीं करवा सकते हैं। जब एक बार उसका सारा पोटेंशियल कंज्यूम हो जाएगा तो फिर हम उस रिएक्शन को फर्दर नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वो एक ही बार के लिए होता है। और सेकेंडरी सेल को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी सेल का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम प्राइमरी सेल का मतलब लिख सकते हैं, जैसे सिंपली अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन दीज सेल्स वंस द केमिकल has been consumed, then further reaction is not possible. Once the chemical is consumed, then further reaction is not possible. एक बार जब सारा का सारा केमिकल कंज्यूम हो गया तो फर्दर हम रिएक्शन को नहीं करवा सकते हैं। मतलब क्या? तो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल कैन नॉट बी रीजेनरेटेड बाय reversing the reaction of cell. सेल के पोटेंशियल को हम फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। द पोटेंशियल कैन नॉट बी रीजनरेटेड बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन ऑफ सेल। ऐसा नहीं है कि हम सेल के रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करवा दें और रिवर्स डायरेक्शन में करवा कर उसके पोटेंशियल को रीजनरेट कर दें। क्लियर है ना? एक बार केमिकल कंज्यूम हो गया तो हो गया, बैटरी खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये होता प्राइमरी सेल। अगर हम सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कस करें कि सेकेंडरी सेल क्या होता है,
तो सेकेंडरी सेल में बिल्कुल इसका उल्टा। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम यहां बोले कि इन दिस सेल्स वंस द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंज्यूम्ड देन नो फर्दर रिएक्शन इज पॉसिबल। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं इन दीज सेल्स द पोटेंशियल can be regenerated by reversing the reaction in cell. In these cells, the potential can be regenerated by reversing the reaction in cell. सेल में रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कराकर और पोटेंशियल को हम फिर से रीजेनरेट करा सकते हैं। क्लियर है ना? इट शोज, या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम यहां थोड़ा सा इसमें लगा दे, बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल पावर। आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई करके, एक्सटर्नल पावर सप्लाई मतलब क्या सर, मतलब आप बैटरी से बैटरी को रिचार्ज कर दें, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को रिचार्ज कर दें। जो रिचार्ज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं ना, तो हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई करके उसके पोटेंशियल को रीजनरेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब इसमें हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं, इट शोज नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल in their लाइफ स्पैन। जितने दिन का भी इसका लाइफ स्पैन होगा, जीवन चक्र होगा, उतने दिन में ये नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल शो करेगा, मतलब कितने बार ये चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना? वैसे आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं सर? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सेकेंडरी सेल भी है, जो रिचार्जेबल सेल है, वो भी परमानेंट नहीं होता है। एक निश्चित समय के बाद एक ऐसा सर्टेन टाइम आता है जिस इंटरवल के बाद वो बैटरी बेकार हो जाता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर का जो बैटरी है, तो क्या इन्वर्टर का बैटरी परमानेंट है? बिल्कुल नहीं है। 5 साल 6 साल बहुत हो गया, 5-6 साल अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा चल गया, उसके बाद वो क्या होगा, फिर आप उसको बदलिएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। उसका भी एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है, 100% फिक्स नहीं होता, बट उसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है वो भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग बस डेफिनेशन ही समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का डेफिनेशन है। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेल। आप नोट करें प्राइमरी सेल। चलो, तो हम लोग अपना फर्स्ट सेल आज डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आप अंडर द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल लिखना। क्लियर है ना? और टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल में जो सबसे फर्स्ट सेल हमारा होगा, उस सेल को कहा जाता है ड्राई सेल, या फिर लेक-लैंके सेल। दो नाम है इसका, ड्राई सेल या लेक-लैंके सेल। क्लियर है ना? ये पूरी तरह से डेनियल सेल के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बट अब ये मॉडिफाइड है। जितना बड़ा सेटअप हमारा डेनियल सेल में हुआ करता था, उतना बड़ा सेटअप यहां नहीं है। क्लियर है? आप सिंपल सेल जो यूज करते हैं ना, कहां पर सर? तो बैटरी, रिमोट में, दीवार घड़ी में, और टॉर्च में, जो मोटा वाला सेल टॉर्च में डालते हैं, आप देखे होंगे, या फिर जो रिमोट वगैरह में, जैसे ये घड़ी में जो डालते हैं, ये वाला सेल, ये सब इसी को बोलते हैं ड्राई सेल। एक्चुअल में दिस इज ड्राई सेल, यही ड्राई सेल है। क्लियर है ना?
हम आपको इसको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। हम इसको तोड़ के और इसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल कर आपको बहुत डिटेल में हम इसको दिखाने वाले हैं। थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल हम लोग इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो ये होता क्या है। ड्राई सेल का एक जिंक का कंटेनर होता है, इस तरह का एक जेडन कंटेनर होता है, बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप का। यह उसका बॉटम है, नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। और क्या होता है, तो इसके सेंट्रल पार्ट में यहां पर एक कार्बन का रॉड डाला हुआ रहता है। बचपन में एक शैतानी तो आप लोग में से सब लोग किए होंगे, कभी ना कभी बैटरी तोड़े होंगे जरूर। तोड़ा है ना, बोलो श्योर, पक्का कभी ना कभी तोड़ा। कौन कौन तोड़ा, हाथ उठाओ। नहीं उठाया। और यहां पर एक मेटल का कैप लगा होता है, कुछ इस तरह का। ये बीच में कार्बन का रॉड होता है यहां पर, और ये पूरा ब्लैक होता है। देखना, जब बैटरी तोड़े होगे तो बीच में एकदम ब्लैक कलर का एक रॉड मिला होगा। मिला कभी? ऐसे। इसके बाद यह जेडन का कंटेनर है, और इस जेडन कंटेनर को ही एनोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड के जैसा एक्ट करता है। क्लियर है? ये कार्बन का रॉड है, और इस कार्बन के रॉड को कैथोड बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड के जैसा एक्ट करता है। क्लियर है ना? उसके बाद क्या करते हैं, ये मेटल का कैप है ऊपर में, ध्यान में रखना। आप देखे होंगे बैटरी में मेटल का कैप होता है, वैसे ये सारा पार्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये जो जेडन का रॉड होता है, इस जेडन के रॉड को इंटरनली एक पोरस पेपर से कवर किया हुआ रहता है। पोरस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा होल्स हो, पोरस छिद्र युक्त, बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स हो जिनमें अंदर से एक पोरस पेपर से इस तरह से कवर किया हुआ था अंदर से। पता नहीं ये डॉटेड लाइन जो हम दे रहे हैं वो आपको कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक बार हम देखें दिख रहा कि नहीं। दिख रहा, काम चल जाएगा आपका। तो ये जो आपको पोरस लाइन दिख रहा है इसके अंदर ना, ये पोरस पेपर बोलते हैं इसको। ये पोरस पेपर है जो इलेक्ट्रोलाइट और जेडन के जिंक के कंटेनर के डायरेक्ट कनेक्शन से बचाता है। डायरेक्ट दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होने देता है, कंप्लीटली कनेक्ट नहीं होने देता। वैसे डायरेक्ट तो होता ही है, पोरस है तो कांटेक्ट में तो रहेगा ही। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस सेल के अंदर में एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इसके अंदर में एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं सर? कभी तोड़ के देखना, एकदम ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा इसके अंदर। अब मेरे पास ब्लैक तो चौक है नहीं कि हम आपको ब्लैक बना के दिखाएं, तो हम आपको अलग अलग कलर का बना के दिखाने का कोशिश में लगे हुए हैं। ये कार्बन का रॉड हमारा छिपना नहीं चाहिए। देखो यहां पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीज ऑक्साइड,
प्लस जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन पाउडर। क्लियर है ना? MnO2 ZnCl2 NH4Cl यह सब लिक्विड होता है। ठीक है, जब कार्बन का पाउडर उसमें मिक्स कर देते हैं तो कार्बन का पाउडर मिक्स करने के बाद वो कैसा बन जाता है? तो कार्बन का पाउडर मिक्स करने के बाद वो बन जाता है पेस्ट के फॉर्म में। क्लियर है? और उसको पेस्ट बना करके इसके अंदर भर दिया जाता है, इसके अंदर भर दिया जाता है, ये वाला पार्ट। ये आपका कंप्लीट एक ड्राई सेल तैयार है। अब आप समझिए कि इसका फंक्शन क्या है। आप इसका यूज तो अच्छे से जानते हैं, इसका फंक्शन समझिए। इसी सेल में आप जब डेनियल सेल पढ़ें तो डेनियल सेल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग सेल मिला, लेकिन यहां सेम सेल में, इसी सेल में एक पार्ट को पॉजिटिव और दूसरे पार्ट को नेगेटिव बना दिया जाता है। आप एक बात ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे? ये जो कार्बन का रॉड है, ये कार्बन का रॉड इस जिंक के कंटेनर से, ये जो जिंक का कंटेनर है, आपको ये सब हम अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस देखते चलिए। ये जो कार्बन का रॉड है वो इस जिंक के कंटेनर से पूरी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। इसके नीचे एक पेपर लगा देते हैं, यहां पर नीचे में एक पेपर लगा देते हैं, कूट लगा देते हैं। क्यों सर? इसलिए क्योंकि अगर कैथोड और एनोड दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो कैथोड और एनोड एक दूसरे से जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो जब बैटरी यूज में नहीं रहेगा ना, फिर भी क्या होगा? तो जब बैटरी यूज में नहीं रहेगा फिर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा और बैटरी चालू कंडीशन में रहेगा, अगर कैथोड और एनोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए तो। इसीलिए कैथोड और एनोड को फिलहाल सेपरेट रखेंगे। कब कनेक्ट करेंगे? तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, जैसे बैटरी तो है ही मेरे पास, देख लो, ऐसे लगा देते हैं इस तरह से, यही चीज है बिल्कुल, हम यही वाला बनाए हैं ये। अब छोटा सेल मिला, अब बड़ा सेल हम कहां ढूंढने जाने, तो इससे एक मोटा भी आता है। तो जब आप इसको लगा देते हैं ना, तब ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव एंड दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट में आ जाता है। और जैसे कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, बीच में जो भी मशीन लगा रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने के फ्लो करने के कारण वो मशीन चलने लगेगा। अब सर पहले जरा इसके अंदर का रिएक्शन तो बता दीजिए, तब समझ में आएगा कि कैसे कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कहां जा रहा है। देखो ध्यान से होता क्या है, इसके अंदर का रिएक्शन समझो। जब इस Zn के कंटेनर को, ये जो Zn का कंटेनर नजर आ रहा, ये पोरस लाइन, पोरस पेपर भूलना मत बनाना अंदर में। जब इस Zn के कंटेनर को इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं, ये जिंक जो है, जिंक का रॉड एक तरह से मान ले इस कंटेनर को हम, तो जब जिंक का कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलेगा? जैसे ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस पोरस पेपर के थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइट में चला गया। और होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के रॉड के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के रॉड के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाता है। या ऐसे समझो, चलो कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बाहर एक वायर लगा देते हैं, बाद में इस वायर को हम मिटा देंगे। देखो ये वायर लगा दी, ठीक है। हुआ क्या, ये नीचे में क्या है, तो सर ये जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर वाला पार्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। जब ये जिंक का कंटेनर इस इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आया तो इस जिंक के कंटेनर, ये Zn का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। और जब Zn हाफ सेल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है, तो जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करता हुआ कहां चला आया, तो इस कार्बन के रॉड के ऊपर चला आया।
क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखो, एक बार फिर से सुनो। जैसे ही ये जिंक का कंटेनर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करता हुआ कहां चला आया? इस कार्बन के रॉड के ऊपर चला आया। क्योंकि जब भी आप सर्किट बनाते हैं, इस बैटरी को कैसे लगाते हैं? इस बैटरी में ऐसे वायर नहीं ना जोड़ते हैं, ऐसे बीचों बीच ऐसे नहीं ना जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? ऐसे जोड़ते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, ये वाला, एक मिनट जरा हमको अच्छे से आने दो इधर, देखो ध्यान से, हम इस पे जरा फोकस करते हैं। ये वाला जो जिंक के कंटेनर का नीचे वाला पार्ट है, जब यहां से एक वायर लगाएं, सपोज करो मेरा ये हाथ वायर है, उंगली जो है वो वायर है, ठीक है? हाँ, अब क्लियर दिख रहा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे यहां वायर लगाएं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू फ्लो करता हुआ कहां चला गया? यहां चला गया। कहां पर सर? देखो इस मेटल के कैप पर। और इस मेटल के कैप से कौन जुड़ा हुआ? वहां देखो, इस मेटल के कैप से ये कार्बन का रॉड जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस मेटल का रॉड, इस मेटल कैप पर, और मेटल कैप से वो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां? तो इस कार्बन के रॉड पर चला गया। क्लियर हुआ? अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के रॉड के ऊपर आया, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो NH4 प्लस आयन था, ये जो NH4Cl है, ये NH4Cl जब इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में जाएगा तो किस फॉर्म में रहेगा? तो सर NH4 प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो NH4 प्लस है, ये NH4 प्लस क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना? ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से। मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, ये किसके ऊपर हुआ? ये कैथोड के ऊपर हुआ। और ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है, ये ऊपर वाला रिएक्शन एनोड के ऊपर हुआ। ये नीचे वाला जो रिएक्शन है, ये नीचे वाला रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? कैथोड के ऊपर हुआ। चलेगा? और यही ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन हुआ। सेल में यही रिएक्शन हुआ। चलेगा? तो जैसे ये Zn का कंटेनर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ इस मेटल के कैप पर गया। मेटल के कैप से वो इलेक्ट्रॉन कहां चला आया? इस कार्बन के रॉड पर चला आया। और जैसे इस कार्बन के रॉड पर आया, NH4 प्लस जो था, वो NH4 प्लस उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अमोनिया बना दिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब क्या? रिडक्शन हुआ। कहां हुआ? कार्बन के रॉड पे हुआ। जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, तो कार्बन का रॉड क्या हो गया? कैथोड हो गया। जिंक का कंटेनर इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनोड भी बोलते हैं। क्लियर है ना? ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है, रिडक्शन वाला कैथोड होता है। और इस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जिंक का लॉस होता जा रहा, यहां जा रहा, रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कंटिन्यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा, और कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा। और जो भी छोटा सा सर्किट, छोटा सा, हाँ बहुत बड़ा नहीं, आप या तो इससे दीवार घड़ी चला सकते हैं, रिमोट चला सकते हैं, टीवी का टॉर्च जला सकते हैं, उससे ज्यादा काम आप इससे नहीं ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो जैसे ही वो छोटा सा सर्किट आप उसके बीच में लगा दिए, सपोज दैट कि यहां पर हम उस सर्किट को लगा देते हैं, तो जैसे ही उस सर्किट को हम यहां पर लगा दिए, क्या हो गया? वो सर्किट चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण उसको पोटेंशियल मिल रहा, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा। चलेगा? तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है Zn, ड्राई सेल या फिर लैकलेंग के सेल। अब बोलो सर इसको ड्राई सेल क्यों बोलते हैं? ड्राई इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ ड्राई है। आप इलेक्ट्रोलाइट लिए थे लिक्विड फॉर्म में, कार्बन का पाउडर मिला के पेस्ट बना दिए, वो भी ड्राई हो गया। क्लियर है ना? और ये सेल रिएक्शन हो गया। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसके बारे में बहुत बता दिए आपको हम, आप इसको जरा नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका वर्किंग फंक्शन के बारे में आपको और अच्छे से बताते हैं। चलो, तो ये तैयार है आपके लिए एक टेम्पोररी लेबोरेटरी। और इस टेम्पोररी लेबोरेटरी में सबसे पहले हम लोग एक ड्राई सेल लेंगे, और इस ड्राई सेल को
तोड़ने का, इसका पोस्टमार्टम करने का कुछ उपाय हमारे पास होगा? क्या क्या होगा सर? तो एक जंग खाया हुआ पिलास, एक पुराना टेस्टर, एक बेकार कैंची और एक ऊपर से टूटा हुआ ये काटने वाला। बोलो सर, सब कुछ फालतू लेकर आए हैं, अच्छा का काम भी नहीं है। चलो, सबसे पहले हमारे पास ये जो सेल है आप देख पा रहे हैं, कंपनी पे मत जाना। पहले आपको एक बात बता दें, ये सेल के ऊपर आपको जो ये मेटल का कवर दिख रहा ना, एक्चुअल में ये जिंक का कंटेनर नहीं है। जिंक का कंटेनर ये नहीं है। तो जिंक का कंटेनर कौन है सर? ये तो कंपनी सिर्फ आपको ऐड के पर्पस से दे रखा है। ये कंपनी अपना नाम देने के लिए ऐड के पर्पस से लगा के रखा है। बाकी ये आपका जिंक का कंटेनर नहीं है। और एक बात और आपको हम बता दें कि जब इसको हम खोलेंगे तो जरूर इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होगा, मतलब अंदर से एक प्लास्टिक का कवर होगा, उसके बाद जिंक का कंटेनर होगा। क्योंकि अगर जिंक के कांटेक्ट में डायरेक्ट कोई मेटल आ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से फ्लो करने के बजाय इसी के थ्रू फ्लो करने लगेगा। ये जिंक का पार्ट है, क्लियर है ना? ये जिंक है, ये मेटल का कवर जिंक नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करें? तो सर सबसे पहला काम, इस मेटल के कवर को यहाँ से हटा दें। चलो इस मेटल के कवर को यहाँ से हटाने का कोशिश करें। थोड़ा सा ये अच्छे से इसमें कंपनी वाले ने डाल के रखा है। आप इसको घर पे देख सकते हैं, बट फिर भी जेंटली देखो, ये मेटल का कवर रहा। ये इस मेटल के कवर को हम यहां से हटा दे रहे हैं। और अब हम लोग इसको निकालने का कोशिश करेंगे। ये देखो, ये मेटल का प्लेट था जो कंपनी ने अपने ऐड के लिए दे रखा है। इसको हम लोग साइड कर दिए। ये यहाँ पर एक प्लास्टिक का प्लेट लगा हुआ है, और ये प्लास्टिक का प्लेट इसलिए यहाँ लगा हुआ था, इसका बहुत बड़ा रीजन है, ताकि ये जो मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ना आ जाए। क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेटल का कैप है ऊपर का, ये मेटल का कैप कैथोड के कांटेक्ट में है। तो इसलिए ये डायरेक्ट ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कंपनी का ऐड के लिए कवर डाला हुआ है, या फिर इसको मॉइस्चर से बचाने के लिए ये कवर डाला हुआ है, तो ये ऊपर का पार्ट को ना जिंक के कांटेक्ट में आने देना है और ना ही कैथोड के कांटेक्ट में आने देना। इसके लिए ऊपर से भी एक प्लास्टिक का ये लगा दिया गया है, देख रहे हैं आप कैप, और नीचे से भी सेम है। नीचे भी यहाँ पर आपको एक इस तरह का प्लेट दिख जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप, ये तो ये नीचे भी लगा दिया गया ताकि ये मेटल का ये मेटल का जो प्लेट है ऊपर से, ये डायरेक्ट कैथोड एनोड किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए। चलो इसको हम लोग साइड कर दें। अभी तक हम लोग इसका इतना पार्ट निकाल चुके हैं जिसमें ये बिना काम का है, ये दोनों का काम है, और अगर ये नहीं रहे तो इन दोनों का भी कोई काम नहीं है। जैसा हम आपको बोले थे कि ये मेटल का प्लेट डायरेक्ट जिंक के कंटेनर में नहीं आना चाहिए, इसके लिए कंपनी बहुत शार्प तरीके से, बहुत अच्छे से इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा के रखा है। ये देखो, ये प्लास्टिक का कवर हटाएं तो नीचे से ये मेटल का प्लेट हट गया। जो मेटल का प्लेट डायरेक्ट इस जिंक से कनेक्ट था, जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो इस मेटल के कैप से इस मेटल के कैप तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता। तो ये प्लास्टिक इसके ऊपर रखा हुआ है जो इस मेटल को, जो मॉइस्चर से बचाने के लिए मेटल लगाया गया है, उसको डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आने से बचाता है। क्लियर है? अगर ये ऊपर से कवर नहीं लगाया जाए, आप बोलिएगा सर ये कवर जरूरी है, तो जरूरी है। अगर ये कवर ऊपर से नहीं लगाया जाए तो हो सकता है कि ये थोड़ा मॉइस्ट हो जाए और एयर के साथ ही ऑक्सीडाइज कर जाए। क्लियर है ना? एयर के साथ इसका रिएक्शन हो जाए, तो इसलिए इसको लगाना जरूरी है। तो ये प्लेट लगा दिया गया। ये नीचे का मेटल का कैप बाहर हो गया, हट गया। अब बचा एक ऊपर में मेटल का कैप। चलो इस ऊपर के मेटल के कैप को हम जैसे हटाएंगे,
आपको नीचे कार्बन का रॉड दिख जाएगा। उसके लिए आप एक काम करो यार, काम ये करो ना कि अभी जो आप सेल बनाए हैं, जो बोर्ड पर हम बनवाए थे, उसको अपने सामने रखो और हर चीज अब देखते चलो, क्योंकि अब जो आपको सेल में हम बताए हैं सारा कुछ वही है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम बाहर कर दिए। क्लियर है ना? तो ये आपके पास इस कैप को बाहर निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये कैप को हम बाहर निकाल दिए, और जैसे ही हम कैप को बाहर निकाल दिए, हम बोले थे ना मेटल का कैप कहाँ होता है, कार्बन के रॉड पे, रॉड के ऊपर होता है। ये यहाँ पर कार्बन का रॉड लगा हुआ है, ये देखो यहाँ कार्बन का रॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब इस मेटल के कैप को, क्योंकि ये कैथोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कभी कभी थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, एडजस्ट करना। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कैथोड एनोड डायरेक्ट कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए यहां पर भी कैथोड, इस कैथोड और इस एनोड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट ना आने के लिए एक प्लास्टिक का रिंग लगा दिया गया। ये देखो, ये है ना प्लास्टिक का रिंग। जब इस प्लास्टिक के रिंग को हम हटाएंगे तो आपको कंप्लीट एक जिंक का कंटेनर मिल जाएगा, जो जिंक का कंटेनर अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको कुछ व्हाइट सब्सटेंस अंदर में दिख रहा। आप बोलोगे सर आप तो इस व्हाइट के बारे में बताए ही नहीं। भाई इस व्हाइट के बारे में नहीं बताएं, ये व्हाइट कुछ नहीं है। ये व्हाइट या तो कूट है या वैक्स लाइक सब्सटेंस है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को जैम करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को वहां फिक्स करने के लिए लगाया गया है। क्लियर है ना? वैसे हम आपको वो सारा कुछ दिखाई देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कार्बन के रॉड को बाहर निकालते हैं। जब हम कार्बन के रॉड को बाहर निकालेंगे तो आप एक बात ध्यान देना, हम जो जो बताए हैं थ्योरेटिकली वो सारा कुछ इसमें प्रूफ होते चलना चाहिए। हम बोले थे ना कि ये कार्बन का रॉड इस जिंक के कांटेक्ट में डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, तो ऊपर से तो कांटेक्ट में क्यों नहीं आएगा, वो सारा जो भी प्रिकॉशन यहाँ दिया गया आप देख लिए। एक रिंग दे दिया गया है, ऊपर से प्लास्टिक दे दिया गया, वो सब आप देख लिए। नीचे से हम बोले थे कि ये जिंक के कंटेनर के ऊपर, यहाँ पर इसके नीचे एक जरूर कूट लगा होगा, पेपर लगा होगा, ताकि वो इस कार्बन के रॉड को डायरेक्ट इस जिंक के कांटेक्ट में नहीं आने दे। ये कार्बन का रॉड है तो यहां तक, बट डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं, थोड़ा इससे ऊपर किसी चीज के ऊपर जरूर होगा। चलो हम इसको क्या करें, हम इसको बाहर निकालने का कोशिश करें। निकल जाए तो अच्छा बात है। बाय द वे इसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में होता है, और ये बैटरी पूरी तरह से भी कंज्यूम भी नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था, इसलिए ये निकल जाना चाहिए। ये देखो, ये कार्बन का रॉड है जो कैथोड के जैसा एक्ट करता है। ओह, इस कार्बन का रॉड से ज्यादा काला तो मेरा पिलास लग रहा है, फिर भी एडजस्ट करना चलेगा। ये कार्बन का रॉड है जो कैथोड के जैसा एक्ट कर रहा है, अच्छे से देख लो। उसके बाद हम इसके बारे में जो बात कर रहे थे, हम बोले थे ना ये पेपर या वैक्स लाइक सब्सटेंस होगा, ये एक पेपर है। इस पेपर को इसलिए लगाया गया है ताकि अब आप इसके अंदर बिल्कुल ब्लैक मटेरियल को देख पा रहे हैं। इस पेपर को इसलिए लगाया गया है ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट को वहां फिक्स करके रखे, इलेक्ट्रोलाइट बाहर की ओर ना आए। क्लियर है ना? बाय द वे वो पेस्ट फॉर्म में है, वैसे भी नहीं आएगा, बट फिर भी प्रिकॉशन के लिए लगा देना बहुत जरूरी है। अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में NH4Cl, MnCl2 और क्या, और जिंक क्लोराइड। हम आपको MnCl2 नहीं, सॉरी MnO2 हम आपको बताए थे ना कॉम्बिनेशन एक बार देख लो, बैटरी के बगल में कॉपी में हम लिखवा चुके हैं। MnO2 प्लस ZnCl2 प्लस NH4Cl प्लस कार्बन पाउडर। क्लियर है? उन तीनों इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन का पाउडर मिलाकर उसको ब्लैक कर दिया गया बिल्कुल। चलो जरा इसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बाहर निकालें। ये देखो, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में एक बात और ध्यान देना, हम बोले थे ना कि ये जिंक का कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता, एक पोरस पेपर होता है, वो पोरस पेपर भी इसके अंदर से निकलेगा। ये देखो निकला, देखा? इस पेपर को ऐसे कवर किया जाता है, अंदर से ऐसे कवर किया जाता है इसके अंदर से। और अब अगर अच्छे से निकल जाए तो यहां जो पेपर दिया हुआ है, जो इस कैथोड को डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आने से अंदर से बचाता है, कोशिश करेंगे उसको भी दिखाने का, बट ये बैटरी कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो अब उतना अंदर तक के मटेरियल को निकाल पाना संभव नहीं लग रहा। हम कोशिश करते हैं। इसके जिंक को थोड़ा हम कट कर देते हैं और हम लोग अब इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये देखो इसके अंदर जो पोरस पेपर से कवर किया हुआ रहता है, ये पोरस पेपर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना? अच्छे से देखते चलना।
ये देखो इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है। देखो ये पोरस पेपर के बिना इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। देखो ये पोरस पेपर है, चारों तरफ से पोरस पेपर दिया हुआ है, तब ये इलेक्ट्रोलाइट है। दिख रहा? और सिर्फ चारों तरफ से ही नहीं, इवन अंदर से भी, नीचे से भी उसी पेपर का यूज किया गया है। उसको थोड़ा मोटा कर दिया गया होगा ताकि कैथोड डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो हम लोग इसके पोरस पेपर को ऊपर से तो पूरी तरह से हटा दिए। मेरा हाथ गंदा हो गया। खैर अभी तो हैंड वॉश का, सैनिटाइजर का जमाना चल रहा है। क्या बोलो, सही बोल रहे हैं ना? चलो अब इसके अंदर का नीचे के पोरस पेपर को भी, नीचे वाले पेपर को भी हटा लिया जाए। वैसे एक बात, ये इसके शार्पनेस को देख के पता चल गया कि नीचे में यही वाला डायरेक्ट ऐसे नहीं घुमा दिया गया है। देखो ये यहीं तक था, नीचे में कुछ और होगा। चलो ये तो बैटरी गया, ये जहां तक था यहां तक वो निकाल दिए। और अब आप बिल्कुल इसके नीचे देख पा रहे हैं, हम जैसा बोले थे आपको कि डायरेक्ट कैथोड जो है वो इस जिंक के कांटेक्ट में नहीं होगा। और आप देखिए ये कैथोड डायरेक्ट इस जिंक के कांटेक्ट में नहीं है, ये कैथोड यहाँ होगा ऐसे ऐसे। क्लियर है ना? और ये इसके नीचे आपको एक कूट दिख रहा है, एक पेपर दिख रहा, ठीक है, किसी भी तरह का एक इंसुलेटर लगा दिया गया। तो हम लोग इसके अंदर से क्या क्या निकाल लिए? तो हम लोग इसके अंदर से निकाल लिए सबसे पहले, अब हम लोग बाहर से सब कुछ देखे थे, अब अंदर से देखते हैं अंदर से क्या निकाले। तो सबसे पहले सर इसके अंदर ये अमोनियम क्लोराइड MnCl2 और क्या वो ZnCl2 MnO2 और NH4Cl का कार्बन पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाया गया। उस पेस्ट को, इस जिंक के कंटेनर को अंदर से इस पोरस पेपर से क्या किया गया? कवर किया गया। क्लियर है? और नीचे में, इस कंटेनर के नीचे में, बॉटम में इसको लगा दिया गया। उसके बाद इसमें बीच में कार्बन का रॉड भर दिया गया, रख दिया गया। और जो एरिया खाली बचा उसमें इस इलेक्ट्रोलाइट को जो बनाए थे पेस्ट को, उसको भर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? तो ऊपर से एक मेटल का कैप लगा दिया गया, ये वाला, ये ऊपर से एक मेटल का कैप लगा दिया गया, चलेगा। और ये आपके पास एक पूरा सेल हो गया। तो इस सेल को हम लोग काफी अच्छे से देख लिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद क्या यार, अब कैसे समझ में आएगा? तो आपको अभी इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ड्राई सेल का आपको नोट्स मिल जाएगा। फिर आगे हम लोग आगे के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग को हम ड्राई सेल के बारे में काफी अच्छे से समझा दिए। ड्राई सेल को हम ब्रेक करके दिखा दिए, तोड़ कर दिखा दिए, उसके पार्ट को हम बिल्कुल अलग अलग करके दिखा दिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसा भी लगा होगा बताइएगा जरूर। क्लियर है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के बैटरीज के बारे में, बाकी के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए।